व्यूअर्स, ये जो आप सामने खाद देख रहे हैं, इसको हमने अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट से तैयार किया है। आज मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल की मदद से एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशन से भरपूर ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री हेल्थ। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे किचन वेस्ट से न्यूट्रिशन से भरपूर कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले आपको चाहिए कुछ ड्राई किचन का वेस्ट, अंडों के छिलके और ड्राई लीफ। और आप इस तरह की घर में जो घी की बाल्टियाँ होती हैं, ऐसी 2 बाल्टियाँ ले लें। जो घी घर में आता है, आम सी हर किसी के घर में घी आता है, कोई छोटी या बड़ी। इस तरह की जो बड़ी बाल्टी है, आप इस तरह की बड़ी बाल्टी ले लें। एक बाल्टी में आप इस तरह ऐसे दरमियान में नीचे छोटे छोटे सुराख कर लें। ऊपर ढक्कन से थोड़ा सा नीचे भी आप ऐसे छोटे छोटे सुराख करेंगे। पूरी बाल्टी के ऐसे चारों तरफ आप ऐसे छोटे छोटे सुराख कर लें। सुराख करने का मकसद यही होता है क्योंकि जो कंपोस्ट बिन के अंदर जो कंपोस्ट तैयार होती है वो एरोबिक रिएक्शन के ज़रिए तैयार होती है। तो सुराखों का मकसद होता है ताकि इस कंपोस्ट बिन के अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहे, इसलिए ये सुराख किए जाते हैं। दूसरी बाल्टी जो आप लेंगे, उस बाल्टी में आपने किसी किस्म का कोई सुराख नहीं करना। ये बाल्टी उस कंपोस्ट बाल्टी के नीचे रखी जाती है, ताकि जो कंपोस्ट जो मटेरियल इसमें डालें, जो उसमें से जो पानी निकले वो इसमें स्टोर होता रहे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ले लें ये गत्ते के टुकड़े या जिनको कार्डबोर्ड के टुकड़े कहा जाता है, या आप सबसे पहले नीचे डाल लें। उसके बाद आप डाल लें थोड़े से ड्राई लीफ। ये ड्राई लीफ मतलब कि खुश्क पत्ते और ये जो गत्ते के टुकड़े होते हैं, ये कार्बन का बेहतरीन सोर्स होते हैं। इनसे हमें कंपोस्ट बिन में कार्बन की मिकदार बनाए रखने में आसानी होती है, क्योंकि कार्बन चाहिए होता है कंपोस्ट बिन तैयार करने के लिए। जो खुश्क पत्ते आप डालने के बाद इसको ऐसे हाथ से थोड़ा सा क्रश कर दें। मैंने इसके साथ ये नीम के खुश्क पत्ते भी डाले हैं। नीम के खुश्क पत्ते होते हैं, इसमें फंगीसाइड, एंटी फंगीसाइड होता है, मतलब ये फंगीसाइड का काम भी करते हैं। जब ये हम खुश्क पत्ते, नीम के पत्ते भी इसमें शामिल कर लेते तो ये जो हमारी कंपोस्ट तैयार होती है, ये फंगीसाइड का काम भी करती है, ताकि क्योंकि इसमें हम जो पौधे इस कंपोस्ट के ज़रिए लगाएंगे, उसकी जड़ों को फंगस नहीं लगेगी। इसके ऊपर आप ऐसे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल लें। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्मी कंपोस्ट की जगह आप मट्टी भी डाल सकते हैं। इस डालने के बाद आप जो आपके पास जो छिलके इकट्ठे हुए हैं, सब्जियों के, फलों के जो छिलके इकट्ठे हुए हैं, वो आप डाल दें इसके अंदर। जो सब्जियों के छिलके होते हैं, ये नाइट्रोजन का बेहतरीन सोर्स होते हैं। ये मैंने केले के छिलके डाले हैं। केले के छिलके आप चाहें तो खुश्क भी डाल सकते हैं। ये मैंने कुछ खुश्क केले के छिलके भी डाल रहा हूँ। केले के छिलके पोटाशियम का बेहतरीन सोर्स होते हैं। इससे हमारी कंपोस्ट में, हमारी खाद में पोटाशियम की मिकदार अच्छी बन जाती है, जो पौधों के लिए पौधों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन होती है। आप देख रहे होंगे कि मैं जो सब्जियों के छिलके या जो फ्रूट के छिलके हैं, उनको काट के छोटा छोटा करके डाल रहा हूँ। ये सब्जियों और फलों के छिलके मुख्तलिफ़ किस्म के हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितने ज़्यादा किस्म के छिलके होंगे उतना ज़्यादा अच्छा कंपोस्ट तैयार होगा। फिर ये जो ग्रीन मटेरियल होता है, सब्जियों और फलों के छिलके, ये नाइट्रोजन का बेहतरीन, इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मिकदार होती है। तो ये खुश्क पत्ते और ये जो ड्राई मटेरियल और ये जो ग्रीन मतलब के छिलके वगैरह डाल रहे हैं हम, ये दोनों वो
खुश्क ड्राई मटेरियल जो होता है वो कार्बन का बेहतरीन सोर्स होते हैं। जो ये ग्रीन मटेरियल होता है ये नाइट्रोजन का बेहतरीन सोर्स होता है। तो हमने इस कंपोस्ट बिन के अंदर नाइट्रोजन और कार्बन की रेशो को बनाए रखना है ताकि हमारी कंपोस्ट अच्छी तैयार हो। जब कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो अच्छा बना रहेगा तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि इससे कंपोस्टिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है और आपकी कंपोस्ट 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आप छोटे छोटे पीसेज में नहीं काटेंगे और ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़ों में अगर आप इनको छोटे टुकड़ों में नहीं डालेंगे तो कंपोस्ट का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े डालने से कंपोस्ट प्रोसेस स्लो हो जाता है। कंपोस्ट तैयार होने में फिर 80 से 90 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इनको छोटे छोटे पीसेज में ऐसे कैंची की मदद से छोटे पीसेज में काट के डालें ताकि हमारी जो कंपोस्ट है वो जल्दी तैयार हो सके। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन आपस में रिएक्ट कर सकें और ये अच्छी और बेहतरीन कंपोस्ट तैयार हो सके। क्योंकि आप बड़े टुकड़े इसमें बिल्कुल नहीं डालने, आपने जो सब्ज़ियों के छिलके डालने हैं, सब्ज़ियां और फलों के छिलके डालने हैं, उनका पल्प नहीं डालना, क्योंकि जब उनका पल्प डाल देते हैं तो वो डिकम्पोज होने में टाइम ज़्यादा ले लेता है, तो उससे हमारी कंपोस्ट भी अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए आपने सब्ज़ियां या फलों का पल्प नहीं डालना, सिर्फ़ उनके छिलके डालने हैं, क्योंकि छिलके जो होते हैं वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन उनका पल्प जो होता है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। तो इसमें आपने पल्प नहीं डालना, सिर्फ छिलके डालने हैं। छिलके भी आपने इसी तरह छोटे छोटे पीसेज में काट के डालने हैं, बड़े पीसेज नहीं डालने हैं, क्योंकि बड़े पीसेज जो हैं वो डिकम्पोज होने में टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो आपने इस तरह इसमें छोटे पीसेस ही डालने हैं, बड़े पीस नहीं डालने हैं। आपने इसे काट करके छोटे पीसेस की शक्ल में ही डालना है। इसके बाद आप ले लें ये चाय की पत्ती, थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल दें। चाय की पत्ती आपने जब लेनी है तो वो उसको 3-4 बार पानी से अच्छी तरह धो लेना है, क्योंकि चाय की पत्ती में चीनी या मतलब शुगर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शुगर की मिकदार इसमें आती है तो फिर कंपोस्ट में कीड़े बन जाते हैं, कंपोस्ट में स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए पत्ती को थोड़ा सा 2-3 बार धो लेंगे तो उसमें से चीनी की मिकदार निकल जाएगी और फिर इसमें कंपोस्ट में स्मेल भी नहीं आएगी। इसके बाद आप ऊपर से अंडों के छिलके डाल दें। अंडों के छिलकों को आप ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे दबा के क्रश करके इसके अंदर डालें ताकि ये भी छोटे पीसेस में हो जाएं। ऐसे बड़े बड़े पीसेस में भी ये भी नहीं डालने, छोटे पीसेस में ही डालने हैं। इसके बाद आप दोबारा से दूसरी लेयर इसकी बना दें। थोड़े से खुश्क पत्ते डाल दें, खुश्क पत्ते उसी तरह जैसे पहले डाले थे नीचे, इसी तरह आप इसकी दूसरी लेयर बनाएंगे खुश्क पत्ते डालकर। ऊपर इसी तरह जैसे मैंने पहले नीम के पत्ते खुश्क डाले थे, इसमें ऊपर की लेयर में भी मैं ये नीम के खुश्क पत्ते डाल रहा हूँ। तो नीम के भी डाल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नीम के पत्ते जो होते हैं वो फंगीसाइड का काम भी करते हैं, तो इसमें इसकी वजह से हमारा कंपोस्ट फंगीसाइड का काम भी करेगा। अब इसके बाद दोबारा से जो हमारे पास जो छिलके बच गए थे अब वो डाल देंगे आप इसी तरह काट के छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि इनको उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि ये बड़े पीसेस में नहीं डालना, ना ही इनमें पल्प वगैरह डालना है। इनके सिर्फ सब्जियों के और फलों के सिर्फ छिलके डालने हैं। जितनी ज़्यादा किस्म के छिलके डालेंगे, मिसाल के मतलब कि आप घर में जो भी किस्म की सब्ज़ी बनती है, हर किस्म की सब्ज़ी के छिलके, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट के छिलके, मतलब सेब के छिलके, मैंगो के छिलके, बनाना के छिलके, ऐसे मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के और मुख्तलिफ़ ही फलों के छिलके हों, ताकि जितने ज़्यादा किस्म के छिलके होंगे उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारी कंपोस्ट में आएगी, उतनी ज़्यादा मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, ये सारी जो हमारे न्यूट्रिशन हैं
वो सारे इसके अंदर आएंगे और हमारी कंपोस्ट बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी, जो हमारे पौधों की सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हमारे पौधों की ग्रोथ उससे बहुत अच्छी होगी कंपोस्ट। तो इसी तरह आपने छिलकों को ऐसे काट काट के छोटे पीसेज में डालना है, बड़े पीसेज नहीं डालने आपने। बार बार मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि आपने छिलकों को बड़े साइज़ में नहीं डालना। आपने छिलकों के ऐसे कैंची से या छुरी से काट कर छोटे पीसेज में करके डालना है। कोई पल्प वगैरह, मतलब कि फल का पल्प या सब्ज़ियाँ, ऐसे सब्ज़ियों के पल्प या साबुत सब्ज़ी नहीं डालनी, उनके सिर्फ छिलके डालने हैं। क्योंकि जो सब्ज़ियाँ साबुत होती हैं या फलों के पल्प होते हैं वो डिकम्पोज़ होने में टाइम ज़्यादा लेते हैं। जब डिकम्पोज़ होने में जो टाइम ज़्यादा लेगा तो हमारी कंपोस्ट भी तैयार होने में टाइम लेगी, और फिर कंपोस्ट की क्वालिटी भी उस तरह की नहीं होगी। जब जितनी ज़्यादा लेट कंपोस्ट तैयार होगी उतनी ही उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी। इसलिए छिलकों को आप छोटे पीसेस में काट के डालें छोटे पीसेस में, ताकि वो जल्दी डिकम्पोज हो सकें और हमारी जो कंपोस्ट है वो जल्दी बनकर तैयार हो सके। इस तरह ये सारे छिलके आप डाल देंगे। छिलके डालने के बाद आप इसके ऊपर छिलके डाल लेंगे तो आप दोबारा से इसके ऊपर जो है अंडों के छिलके जो आपके पास थोड़े से बच गए थे, तो आप इसके ऊपर एक लेयर दोबारा से अंडों के छिलकों की डाल देंगे। अंडों के छिलके भी आपने उसी तरह क्रश करके डालने हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अंडों के छिलकों को भी ऐसे हाथ में पकड़कर से क्रश करके डालना है, साबुत नहीं डालने। अंडों के छिलके डालने के बाद आपके पास जो वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा बच गया था, आप वो कंपोस्ट दोबारा से डाल दें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप कंपोस्ट की जगह यहाँ मिट्टी ही डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कंपोस्ट डाला है, मेरे पास वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने पहले वर्मी कंपोस्ट डाला है। उसके ऊपर से मैं ये मिट्टी की एक लेयर लगा रहा हूँ ताकि इनको अच्छी तरह मिट्टी के अंदर ये छुप जाएं। आपके पास अगर कंपोस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मिट्टी डालकर इसको अच्छी तरह ढक दें। ये जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है वो अच्छी तरह मिट्टी के अंदर छुप जाना चाहिए। मिट्टी की लेयर थोड़ी सी मोटी लेयर लगा दें ताकि छिलके इनके अंदर छुप जाएं। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी, बस 1/2 इंच की लेयर हो ताकि छिलके उसके अंदर छुप जाएं अच्छी तरह। इसके बाद इसको किसी ऐसे शेडी एरिया में रख दें जहां सुबह के 3-4 घंटे की धूप आती हो, उससे ज़्यादा ना आती हो। ये जो बाल्टी मैंने आपको दिखाई जिसमें सुराख नहीं है, ये बाल्टी आप नीचे रख देंगे। इसके ऊपर आप वो अपनी कंपोस्ट बिन जो जिसके अंदर हमने वेस्ट मटेरियल डाला है वो इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। बाल्टी के अंदर बाल्टी बिल्कुल नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसे थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि जो इसके जो पानी निकलेगा, एक्सेस वाटर जो होगा वो नीचे की बाल्टी में कलेक्ट होता जाएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर ऐसे ढक्कन दे दें। ढक्कन दे के आप इसको छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, ऐसे ये पड़ा रहेगा। उसके बाद आप इसको 3-4 दिन बाद जब आप इसको ऐसे खोल के देखेंगे तो अगर ये देखें आप इसके अंदर नमी अच्छी है, बेहतरीन इसमें नमी आई हुई है। जब ऐसे अंदर नमी हो तो इसका मतलब है कि हमारी कंपोस्ट सही तैयार हो रही है। इसके बाद आप इसमें ऐसे खुरपे की मदद से, या जिसको आप रंबा या कहते हैं या खुरपा कहते हैं, उसको मदद से ऐसे इसको हिला देंगे। ऐसे मतलब कि नीचे के मटेरियल को ऊपर, ऊपर के मटेरियल को नीचे ऐसे हिला देंगे अच्छी तरह, ताकि ये मटेरियल थोड़ा सा इसमें एरोबिक रिएक्शन या एयर सर्कुलेशन इसमें बन जाए। थोड़ा सा इसको ऐसे हिला दें। हिलाने के बाद आप इसमें दोबारा से जैसे वो पहले आपने डाला था उसी तरह आप दोबारा से इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा कंपोस्ट डाल दें। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कंपोस्ट की जगह पे आप यहाँ मिट्टी डाल सकते हैं। तो इस कंपोस्ट डालने के बाद आप इसके ऊपर उसी तरह खुश्क मतलब ड्राई लीफ डाल दें। ड्राई लीफ आपको मैंने पहले भी बताया कि ड्राई लीफ जो होते हैं वो कार्बन का बेहतरीन सोर्स होते हैं। तो जो ग्रीन मटेरियल होता है वो नाइट्रोजन उससे बनता है, जो ड्राई मटेरियल होता है उससे कार्बन बनता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो अच्छा बनता है। इसी तरह मैंने जैसे पहले
इसके अंदर नीम के खुश्क पत्ते भी डाले थे। अगले दोबारा भी मैं इसके अंदर नीम के खुश्क पत्ते डाल रहा हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया कि नीम के जो पत्ते होते हैं वो फंगीसाइड का काम भी करते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर उसी तरह सब्जियों के फलों के छिलके काट कर डाल दें। मैंने ये काट कर पहले से रखे हुए थे, तो आप भी इसी तरह जब छिलके इकट्ठे हों तो आप उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर रख लें। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि छिलके काट कर ही डालने हैं, बड़े बड़े छिलके नहीं डालने, और इनके फलों के और सब्जियों के पल्प भी नहीं डालने, क्योंकि ये पल्प जो होते हैं वो डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा दही डाल दें। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन दही अच्छा रहता है। इसके अंदर दही से माइक्रोब्स सही तरह रिएक्ट करते हैं, तो बेहतर तो दही है। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ गुड़ भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप दोबारा से इसके ऊपर ऐसी तरह कंपोस्ट डाल देंगे। कंपोस्ट के ऊपर आप अंडों के छिलके, उसी तरह जैसे मैंने पहले आपको बताया कि छिलकों को साबुत नहीं डालना है, ऐसे हाथ से इनको छिलकों को क्रश कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रश करके अंडों के छिलके डाल देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंडों के छिलके जो होते हैं वो कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स होते हैं, तो इससे हमारी कंपोस्ट में कैल्शियम की मिकदार अच्छी बन जाती है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन होती है। अंडों के छिलके डालने के बाद आप इसके ऊपर ऐसे दोबारा से थोड़ी सी कंपोस्ट डाल दें। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपोस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कंपोस्ट की जगह मिट्टी भी डाल सकते हैं। कंपोस्ट के ऊपर ऐसे दोबारा एक मिट्टी की तह लगा दें। आपके पास अगर कंपोस्ट नहीं है तो आप सिर्फ ऐसे मिट्टी की ही एक लेयर बना दें अच्छी तरह। इस मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है वो मिट्टी के अंदर छुप जाए। ऐसे आपने अच्छी तरह इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है ताकि वेस्ट मटेरियल इसके अंदर अच्छी तरह छुप जाए, और उसके बाद आपने इसको दोबारा से ढक के रख देना है। आप ये अमल 3 से 4 दिन के वक्फे से बार बार दोहराएंगे। जब आपकी ये बिन जो है वो ऊपर तक भर जाए तो उसके बाद आपने दोबारा इसमें मटेरियल नहीं डालना। उसके बाद आपने इसमें दोबारा मटेरियल नहीं डालना। तो ये हमारा है कंपोस्ट बिन। ये हमारा 25 दिन बाद का रिज़ल्ट है। आप देख रहे हैं कि कैसे इसमें हर चीज़ अच्छी तरह डिकम्पोज हो गई है। इसमें अभी मटेरियल हमारा अभी गीला है, तो इसको इसी तरह आपने 3-4 दिन के वक्फे से ऐसे हिलाते रहना है। आप हिलाते रहेंगे तो ये जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो ये हमारा 45 दिन बाद का रिज़ल्ट है। जैसे लोग कहते हैं कि 30 दिन में कंपोस्ट तैयार नहीं होती, क्योंकि हमने 3-4 दिन के वक्फे से हम उसमें मटेरियल डाल रहे होते हैं। तो जब तक हम मटेरियल डालते रहते हैं तो तब तक वो डिकम्पोजिशन पूरी तरह स्टार्ट नहीं हो पाती। जब हमारी बिन कंप्लीट भर जाती है तो उसके बाद हम इसको मटेरियल डालना बंद कर देते हैं, तो ऐसा ऐसा वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि वो कैसे डिकम्पोज हो गया था, वो खुश्क होने के मराहल में था। तो ये 45 दिन के बाद ये बिल्कुल कंपोस्ट बनकर तैयार हो गई है। बेहतरीन कंपोस्ट बनी है। आप देख रहे हैं कि कैसे बेहतरीन भुरभुरी सी कंपोस्ट बनी है। अब आप इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-4 दिन इसी तरह आप इसको हिलाते रहेंगे तो ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगी।